सभी बच्चे रेडी हो जाइए, बिल्कुल सभी अपने अपनी सीट पे बैठ जाइए बच्चे। यस, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। सभी अपनी सीट पर बैठ जाइए सभी बच्चे। तो हमने देखा जो हमारा 9th लास्ट जो प्रश्न था, यौगिक शब्दों की विशेषता बताइए। यौगिक शब्दों की विशेषता हमने बताई कि दो शब्द एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल गलत। यौगिक और रूढ़ दोनों होते हैं, ये भी गलत। रूढ़ होते हैं, ये भी गलत। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, इसीलिए उन्हें यौगिक कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, इसीलिए उन्हें यौगिक कहा जाता है। क्लियर? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। देख सकते हैं आप, ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, वो क्लियर कर दिया था आपका। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, 4 प्रकार के। ठीक है, तो आप अपना अपना चेक कर लीजिए। जिन्होंने नोट डाउन किया है वो चेक कर लेंगे कि मैंने सही आंसर लगाया है कि नहीं लगाया है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? हमें बताया गया था पंकज, हमें बताया गया था पंकज। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। 7th का नंबर 3। तो बच्चे ये आपका ऑप्शन गलत है। हमारा जो शब्द है, सही शब्द वो है पुस्तक। पुस्तक, दीवार और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका आपको दूसरा शब्द नहीं मिलेगा। ठीक है, पंकज के तो कई पर्यायवाची हैं, कई और शब्द हैं, कई और नाम भी हैं। ठीक है, लेकिन पुस्तक, पुस्तक के आप क्या पर्यायवाची लिखेंगे? या पुस्तक का कोई दूसरा नाम सोचिए। और ये जो शब्द है ये काफी टाइम से, बहुत पुराने समय से आपका चला आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और आपका ये सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य शब्द की उत्पत्ति, मनुष्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस तरह का शब्द है? और हमें यहाँ पर बताया गया था नंबर 1 तत्सम। तो एक बार देख लेते हैं। 6 का ए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मनुष्य शब्द क्या है? तत्सम। तत्सम क्या होता है? तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तो बिल्कुल सही ये जवाब है जिसने भी दिया, वेरी गुड। ठीक है, अगला है तत्भव शब्द। तत्भव शब्द का हमें यहाँ पर बच्चे ने उत्तर बताया, जो संस्कृत से कुछ बदलकर हिंदी में आते हैं। प्रश्न 5, जो संस्कृत से कुछ बदलकर हिंदी में आते हैं। ऑप्शन 1 था इसका, तो प्रश्न 5 का उत्तर देखिए। प्रश्न 5 का उत्तर देखिए। तत्भव शब्द। तत्भव शब्द कहते हैं जो संस्कृत से कुछ बदलकर हिंदी में आते हैं। तो बच्चे ये यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। आपका जो उत्तर है वो उत्तर 1 ही सही है। ठीक है, उत्तर आपका 1 ही सही है। यहाँ पे लिखा गया है उत्तर 2 में, जो हिंदी से कुछ बदलकर संस्कृत में आते हैं। तो हिंदी से कुछ बदलकर संस्कृत में यहाँ पर नहीं आते हैं। जो संस्कृत से कुछ बदलकर हिंदी में आते हैं उन्हें तत्भव कहा जाता है। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नंबर 4 पे। नंबर 4 में हमने कहा था प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं।
कितने प्रकार के बताए थे प्रयोग के आधार पर शब्द? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, 3 तरह के बताए थे। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं आंसर नंबर 4 का 2। ठीक है, नंबर 4 का 2 प्रयोग के आधार पर 2 तरह का यहाँ पर सही है। क्या है? एक आपका कौन सा शब्द प्रयोग के आधार पर? एक तकनीकी और एक अर्ध तकनीकी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? प्रश्न 3 का 3, कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? हाथी। हाथी शब्द तत्भव नहीं है। लेकिन कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ मिसप्रिंट है। तत्भव, जो जैसे कि हमने बताया तत्भव, उससे उत्पन्न हुआ, तो हाथी को हम संस्कृत में कहते हैं हस्ती। ठीक है, हाथी को हम कहते हैं हस्ती। तो यहाँ पे हाथी शब्द तो हिंदी का शब्द है, ये हमारा तत्सम शब्द है। ठीक, सॉरी, ये तत्भव शब्द है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है तत्भव शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें कंफ्यूजन है इस प्रश्न में। अगला आता है हमारा, शब्दों को कहते हैं, शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को। आपके द्वारा बताया गया था, तो बिल्कुल सही आंसर है। इसका भी उत्तर हमारा 2 ही है। विकार के आधार पर शब्दों के भेद, बिल्कुल सही है, 2 भेद होते हैं विकार के आधार पर। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न हमने यहाँ पर दिए थे, तो उनको हम करते हैं। कुछ और प्रश्न जो हमने दिए थे, चलिए, ये भी आपके सेम इसी तरह के शब्द हैं, बहुविकल्पीय शब्द हैं, लेकिन ये आपके जो अभी तक के हमारे शब्द थे वो सारे विकारी शब्दों से जुड़े हुए थे। यानी कि जो हमने पहले जो हमने आपका शब्दों का वर्गीकरण किया था अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ये सारे शब्द जो प्रश्न थे वो उससे रिलेटेड थे। और जो अब हमारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, ये हमारे व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया था उससे लिए गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जीआईसी रीठा खाल। मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। मेरा नाम राधिका है। यस राधिका, बोलिए बच्चा। मैम, सेकंड क्रिया विशेषण। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होती है ये पता है आप सभी को? अगर पता है तो हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से। क्लियर किया है? टॉपिक कराया गया है आपकी कॉपी में, किया है आप सभी ने। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं ये भी क्लियर किया है बच्चे साथ में। जब किसी काम, किसी शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, और विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये विशेषण शब्द किसी काम की विशेषता को बता रहा है, किसी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कहा है।
वेरी गुड। राधिका बैठ जाइए बच्चा। कोई और बच्चा? अगला प्रश्न, क्रिया के होने का समय प्रकट करते हैं। क्रिया के होने का समय प्रकट करते हैं। 4 ऑप्शन है इसमें भी, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, इनमें से कोई नहीं। कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, इनमें से कोई नहीं, जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। और मैम, किसका मेरा ये नाम टेबल को? कंचन ढोंडियाल है। यस कंचन, बोलिए बच्चा। मैम, कालवाचक। वेरी गुड, क्रिया विशेषण। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तो क्लैप बनता है, ये क्लैप बनता है। सभी रीठा खाल के बच्चों के लिए क्लैप करेंगे। चलिए, सभी गर्ल्स को आता है, लेकिन पता नहीं इतने दिनों से, इतने सेशंस से ना तो कोई रिस्पॉन्स करती है, ना ही नोट डाउन करती है, ना लिखती है। तो ये बहुत गलत बात है। आज आपने प्रूव कर दिया आप कर सकती हैं, आपको आता है, तो आप नेक्स्ट टाइम से जरूर करेंगे। सभी बच्चे क्लैप करेंगे, ताली बजाएंगे रीठा खाल के लिए। अपने स्कूल के लिए क्लैप कर लीजिए भाई। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्रिया के होने का समय प्रकट करते हैं, समय के बारे में बात की जा रही है। तो 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो काल का अर्थ होता है समय, रीति का अर्थ होता है विधि, तरीका, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो हमने कहा जो समय प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं कालवाचक। वेरी गुड। अगला है आपका प्रश्न, संबंध बोधक शब्द किसके बाद जुड़ते हैं? संबंध बोधक शब्द किसके बाद जुड़ते हैं? अब आ जाइए जीआईसी डीआर तोली, माइक लेकर। जीआईसी डीआर तोली। मैम, संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी और पहले भी। यस, लेकिन जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, हमने कहा कि जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद ज्यादातर ये जुड़ते हैं। ठीक है, जो आप परिभाषा में पढ़ेंगे उसमें आप यही पढ़ेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं। हम आपको ऑप्शन भी यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम चेक करेंगे। ओके, वेरी गुड। जीआईसी डीआर तोली, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए बच्चा। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को कहते हैं। 2 शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, या ये सभी। जीआईसी सिकनोली खाल। मैम, यस, कोशिश कीजिए। संबंध मैम, दूसरा बोधक वाला। लिखा हुआ है वो। यस, दूसरा वाला क्या है? समुच्चय मैम, बोधक। जीआईसी रीठा खाल, कोई बच्चा इसका आंसर दे सकता है? यस, माइक ले लीजिए बच्चा, कोशिश कीजिए आप। जीआईसी सकनोली खाल, अभी आप सुनेंगे पहले उत्तर, उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए बैठ जाइए सकनोली खाल, बैठ जाइए बच्चा। मैम, दूसरा समुच्चय बोधक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बता दीजिए समुच्चय बोधक होते क्या हैं? बिल्कुल आपके सामने जो लिखा हुआ है कि 2 शब्दों को, 2 वाक्यांशों को या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे, बैठ जाइए बच्चा। नेक्स्ट, अव्यय शब्दों के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं?
और ये अव्यय शब्द मैंने किसके लिए प्रयोग किया है? आप अगर जिसने ध्यान नहीं दिया होगा क्लास में, वो कह रहा होगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैम ने कभी पढ़ाया ही नहीं। अव्यय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है हमने यहाँ पे? अव्यय। नाम याद कीजिए, मैंने कहा था रटना नहीं है कुछ भी, हमेशा नाम दिमाग में रखना है और उसको तोड़कर देखना है क्या अर्थ निकल रहा है। अव्यय, अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च के। याद कीजिए, अव्यय, जिसका कुछ भी व्यय ना होता हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना आता हो, जिसका कुछ भी व्यय ना होता हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना आता हो। अच्छा, जिसमें परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं? जिसमें परिवर्तन आ जाता है उसको क्या कहते हैं? यस, रीठा खाल, यस बच्चे माइक ले लीजिए। जिसमें परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं? मैम विकारी। वेरी गुड। तो जिसमें परिवर्तन नहीं आता है उसको क्या कहते हैं? अविकारी। वेरी गुड। तो अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। लिखवाया था ना आप लोगों को, साइड में ऐसे ब्रैकेट में अव्यय लिखा था ना। अव्यय, अ का अर्थ होता है बिना, व्यय के होता है खर्च, यानी कि जिसका कुछ भी ना जाता हो, कुछ भी खर्च ना होता हो, कोई भी चीज परिवर्तित ना होती हो, उसे ही अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। तो अव्यय शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? यस, अव्यय शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मैम 4। वेरी गुड। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय Yes. बोधक, यस, विषयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। वेरी गुड। एक बार फिर से जीआईसी रीठा खाल के लिए क्लैप करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे, आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और काफी अच्छे से आप पढ़ते हैं और बहुत अच्छे, वेरी गुड, और नोट डाउन भी करते हैं। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं केवल जीआईसी रीठा खाल को ही पढ़ाती हूँ, काफी और स्कूल भी, काफी और बच्चे भी यहाँ पे हैं, लेकिन जो रिस्पांस आप लोगों का है वो बहुत अच्छा है। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए क्या होता है कि इससे बाकी बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम हम भी नोट डाउन करेंगे, हम भी मैम के प्रश्नों का बिल्कुल सही सही उत्तर देंगे और फिर हमारे स्कूल का नाम भी इस तरह से लिया जाएगा। आप भी बहुत अच्छे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे नोट डाउन करने में थोड़ा सा आलस करते हैं, नोट डाउन नहीं करते, लिखते नहीं है, और क्या होता है कि उनके दिमाग से, माइंड से स्किप हो जाती है। देखिए, हर बात अगर हमें सुनकर ही याद हो जाती तो इतना स्कूल आने की हमें जरूरत ही नहीं थी, पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए। अव्यय शब्दों का दूसरा नाम है, अब जीआईसी रीठा खाल नहीं बताएगा, अव्यय शब्दों का दूसरा नाम है। जीआईसी डीआर तोली, अभी रीठा खाल से कोई आंसर नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है। अव्यय शब्दों का दूसरा नाम क्या है? यस, जीआईसी डीआर तोली। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। अविकारी। वेरी गुड। अव्यय शब्दों का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम, अविकारी, उपकारी या तत्भव। तो इसका सही आंसर है अविकारी, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। वेरी गुड डियर तोली। आगे बढ़ते हैं। इनमें से विस्मयादि बोधक कौन सा भाव प्रकट होता है? इनमें से विस्मयादि बोधक में कौन सा भाव प्रकट होता है? कल जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने जाते जाते विस्मयादि बोधक को डिस्कस किया था कि नहीं किया था? किया था ना। लास्ट सेशन खत्म होने से पहले विस्मयादि बोधक अपना टॉपिक था, उसको डिस्कस किया था और इसमें हमने कहा था कि विस्मय में
क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इनमें विस्मयादि बोधक शब्दों में कौन सा भाव प्रकट होता है? आश्चर्य, घृणा, शोक या उपयुक्त सभी? यस, जीआईसी रीठा खाल। मैम पहला आश्चर्य। यस, गुड, वेरी गुड, आश्चर्य। जीआईसी डीआर तोली। यस बच्चे, आप बैठ जाइए। रीठा खान, आप बैठ जाइए। जीआईसी डीआर तोली, ऑन है आपका माइक, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चे, आपकी क्लास में एक बच्ची पीछे से काफी टाइम से हैंड रेज कर रही है, आप उसको भी कभी माइक पकड़ाइए। यस, आप बोलिए अभी। मैम उपयुक्त सभी। यस, वेरी गुड। क्लैप करेंगे अभी जीआईसी डीआर तोली के लिए। क्लैप करेंगे अभी सभी बच्चे जीआईसी डीआर तोली के लिए। वेरी गुड। उपयुक्त सभी, हमने कहा कि जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उनमें आश्चर्य के साथ साथ, जीआईसी रीठा खाल ने भी, बैठ जाइए बच्चा, जीआईसी रीठा खाल ने भी सही आंसर दिया था, लेकिन इसमें उपयुक्त सही जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि जैसे हमने कहा ना कि इसमें अरे वाह, शाबाश, छी, हाय राम, इस तरह के सारे शब्द विस्मयादि बोधक में आते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम कहेंगे उपयुक्त सभी। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, हिंदी में समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में, ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं हिंदी में? फटाफट फटाफट, समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? चलिए, लास्ट प्रश्न का आंसर मैं आपको दूंगी। हिंदी में समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। लास्ट सेशन में पढ़ाया था, लिख लीजिए फटाफट, नोट डाउन कीजिए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो समान स्तर के शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसको समानाधिकरण कहते हैं। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नंबर 1, 2। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आज का हमारा ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और अब मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उससे आप लोग और ज्यादा ध्यान देंगे क्लास में और ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे, तभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी सारे जितने भी स्कूल हैं, आज सभी स्कूलों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, बहुत ही अच्छे सभी बच्चों ने उत्तर देने का प्रयास किया। किसी ने कोई बात नहीं गलत भी दिया, लेकिन हम उसके प्रयास की भी सराहना करते हैं, क्योंकि चाहे आप गलत उत्तर दें लेकिन आप कोशिश करें, सबसे बड़ी बात यही होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।